वीडियो स्टार्ट हो गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू मास ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। और मास ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, इसी को कहीं कहीं पे एटॉमिक वेट लिखा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम का ही दूसरा नाम है नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, किसका मोल सर? एटम का, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बोले आज के बाद, या नंबर ऑफ ग्राम एटम बोले, अलग बात या सेम बात? बिल्कुल सेम बात। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या दिए सर? जिस एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकालना रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बोल रहे हैं, बात एटम का करेंगे तो उसका ग्राम एटॉमिक मास या उसका एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। तभी तो मॉलिक्यूल्स पे तो मैं आया ही नहीं हूं, राइट। यहां तक आइए, इसको बढ़िया से लिखिए। हो गया? चलिए, आज सबके पास आरसी मुखर्जी तो होगा ही है, ओके। तो उसके लास्ट में एटॉमिक वेट दिया हुआ है एलिमेंट का, और जिसका नहीं पता रहेगा तो मैं बता दूंगा, करेक्ट। देखते हो, आज उसका लास्ट पेज में एटॉमिक वेट दिया हुआ है, लास्ट या सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट पेज में। हाँ, तो ओके, किसी के पास अगर है तो फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो एटॉमिक वेट दोनों पेज का मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो अभी रिक्वायरमेंट होगा। आप में से कोई प्लीज़, कोई एक स्टूडेंट विद्यार्थी है आपके पास आरसी मुखर्जी? चलिए, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, मास ऑफ कैल्शियम कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम, करेक्ट हो गया।
सेकेंड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम। पहला क्वेश्चन में क्या था सर? पहला क्वेश्चन में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम, मोल निकालना था। दूसरा में क्या था? नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम, करेक्ट। और थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए। यस, बोलिए। क्वेश्चन यही है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम। और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इज इट करेक्ट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसको हटाएं। चलिए, अभी जो आपको मैं फोटो भेजा हूं उसमें कैल्शियम के सामने देखिए तो, अभी जो मैं फोटो भेजा हूं उसमें कैल्शियम के सामने उसका कितना लिखा हुआ है वैल्यू, देखिए तो। एटॉमिक वेट 40.08। तो मेरे तरफ से कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कैल्शियम का 40 लीजिए। एटॉमिक वेट कितना? 40, करेक्ट। तो यहाँ देखिए, पहले यूनिटरी मेथड दिमाग में रहेगा ना कि सर वो फार्मूला कहाँ से आ गया। तो एक्चुअल में इसको क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, 40 ग्राम कैल्शियम कंटेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 40 ग्राम कैल्शियम कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम? 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, राइट। तो सर जो डेटा भेजे हैं उसमें तो उसके सामने ग्राम तो लिखा हुआ था नहीं। तो सर जो डेटा भेजे उसमें ग्राम नहीं लिखा हुआ है सामने, राइट। इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, उसमें हम लोग ग्राम लगा देंगे तो मोलर मास बन जाएगा। इज इट करेक्ट? इसका मतलब है कि कैल्शियम के सामने सिर्फ कैल्शियम के सामने 40 लिख के छोड़ा हुआ है, मतलब ए रैम होगा नहीं। तो ए डेटा दे देंगे तो क्या यहाँ से आप मोलर मास नहीं निकाल लेंगे, ग्राम एटॉमिक मास? बस ग्राम ही तो लगाना है आपको। तो 40 ग्राम कैल्शियम कंटेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। तो 1 ग्राम कंटेन, यूनिटरी मेथड ऐसे ही करते हैं ना। तो सर 1/40 मोल, राइट। 1/40 क्या? मोल, राइट। देन 200 ग्राम कंटेन हाउ मच मोल? सर 1/40 इन 200, क्या लिखे? मोल ना। अब एक मिनट रुकिए भाई, ऊपर में क्या था सर? ऊपर में 200 ग्राम था और नीचे में क्या था? 40 ग्राम था, राइट। तो नहीं लगता कि सर ऊपर में मास ऑफ एलिमेंट ऊपर में था? मास ऑफ जो एलिमेंट दिया हुआ है, और नीचे में क्या था? एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम था, राइट। यार एटॉमिक वेट का ही दूसरा नाम ग्राम एटॉमिक मास। तो आप समझ में आ गया कि वो फार्मूला कहाँ से आया था? कहाँ से आया था सर? ये फार्मूला यूनिटरी मेथड से आया था, राइट। इसका मतलब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में यूनिटरी मेथड को भी पकड़ के रखेंगे। मेन यही है, यहाँ से फार्मूला बना दिया, करेक्ट। तो कितना आंसर आया स्टूडेंट? तो आज के बाद किसी भी एलिमेंट का मास दिया हुआ रहेगा तो उस एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब सर क्या ऑलवेज स्कूल के एग्जाम में ऐसे लिखेंगे? ऐसे तो भाई ऐसे लिखिए या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए, बात एक ही है, राइट। तो कितना आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम का? मोल्स ऑफ एटम्स इक्वल टू सर 5, राइट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम?
चलिए स्टूडेंट, अब निकाल सेकेंड क्वेश्चन क्या है। यहाँ तक सब मैं रुक रहा हूँ, सारे लोग यहाँ तक लिखिए और लिखने के बाद बोलना है कि सर हो गया तो मैं इसको हटाऊंगा। हो गया ना? ओके। पढ़ाई बहुत कष्ट का चीज़ है, लेकिन इसमें अगर मन लगा लिए तो बहुत इंजॉय कीजिएगा। पढ़ना पढ़ाना इतना आसान है, इंटरेस्ट डालना पड़ेगा, राइट? चलिए, अच्छा 1 रुपया में कितना पैसा? सर 100 पैसा। तो 5 रुपया में कितना पैसा, कैसे निकालिएगा? तो देखिए, आप लोग का मैथमेटिक्स तो पहले ही से अच्छा है। 1 मोल में कितना आइटम? तो 5 मोल में कितना आइटम है, नहीं निकल जाएगा? 1 मोल एटम contain how many atom? Contain 6.023 into 10 to power 23 atom. Is it correct? तो 5 मोल कंटेन कितना? तो सर 5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या आप लोग का भी यही आंसर आ रहा था? इसका मतलब नहीं लगता है कि 5 इंटू एन ए कर दिए, और जनरली मैं मोल को स्मॉल एन से इंडिकेट करता हूँ, राइट? और कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या? एन इंटू एन ए। इज इट करेक्ट? तो ये भी एक फार्मूला हो गया। ये तो पहले से ही पहला क्लास में जानते थे, राइट? आंसर यहाँ तक आ गया। चलिए, तो 200 ग्राम कैल्शियम में कितना आइटम कैल्शियम का? सर इतना। कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग से हो जाएगा कैलकुलेशन। तो सर कैलकुलेशन तो इसमें आसान ही है, हम लोग का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। कितना हो जाएगा? 15 30.115 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। करेक्ट ना? चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन। अब बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है। थर्ड क्वेश्चन अगर आपके नीट के एग्जाम में आ गया तो बहुत बार आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 200 ग्राम कैल्शियम में 200 ग्राम कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का होगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? किसी का ऑडियो ऑन है? चलिए, आकांक्षा भारद्वाज म्यूट कीजिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम? एनीवन? एक मिनट। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट मी फिनिश। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम? 1 कैल्शियम एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 20। वेरी गुड। एक एटम में 20 इलेक्ट्रॉन ना, करेक्ट? तो नंबर ऑफ एटम निकाल लिए हैं। तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम हैविंग 20 इलेक्ट्रॉन, देन दिस नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? सर इस n में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी खत्म, राइट? तो थर्ड क्वेश्चन बहुत टफ था। कैसे बनाएंगे? ऐसे लिखेंगे, थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा स्कूल के एग्जाम में। 1 एटम ऑफ कैल्शियम कंटेन हाउ मेनी? 20 इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और न्यूट्रल एटम है, तो जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट? तो आपके हाथ में एटम कितना है? 200 ग्राम में कितना एटम था? सर इतना एटम था, राइट? तो n एटम ऑफ कैल्शियम कितना? तो सर 20 इंटू एन कर दीजिए, राइट? और n का वैल्यू तो पता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 20 इंटू एन इंटू एन है, इज इट करेक्ट? और एन का भी वैल्यू पता है, एन का भी वैल्यू पता है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। और एन का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट करके रखे हुए हैं ना, तो 20 इंटू 30.115 इंटू 10 टू द पावर 23, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम, राइट? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने वाला। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले तो अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी एलिमेंट में तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे, होगा? चलिए इसको हटाएं। अच्छा, इसी में क्वेश्चन था फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब क्या करते हैं? देन व्हाट? फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको उसको फिर Na से डिवाइड कर देंगे, राइट? टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गया, टोटल इलेक्ट्रॉन यही है ना, यहाँ देखिए, उसको कितना से डिवाइड कर देंगे तो टोटल मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। Na से डिवाइड कर तो बचा क्या? 20 Na, 20 N, 20 और स्मॉल n, राइट? मतलब 100 मोल। कितना मोल? बोलते ही नहीं है, सबसे बड़ा समस्या ऑनलाइन वाले बच्चे के साथ ये होता है, करेक्ट? तो जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा वैसा काम कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहां देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी एलिमेंट का मास दिया हुआ था, क्या दिया था स्टूडेंट? अभी जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया उसमें कैल्शियम एलिमेंट का मास दिया था 200 ग्राम, राइट? और निकालना था नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का मतलब मास को पार्टिकल में कन्वर्ट करना, राइट? तो डायरेक्टली यहां से वहां चले गए थे या पहले ब्रिज पे आए? ब्रिज पे आए। इसका मतलब मास को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक ब्रिज का हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि मेरा हेडिंग ही था मास पार्टिकल कन्वर्सन, राइट? तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपने क्या किया था सर? हम लोग एटॉमिक वेट से डिवाइड किए थे, राइट? और जब मोल मिल गया था तो सर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम लोग फिर Na से मल्टीप्लाई कर दिए, इज इट करेक्ट? तो दोनों में ब्रिज का काम कौन किया? मोल किया है, करेक्ट? मास दिया रहेगा, मोल पे आएंगे, मोल से पार्टिकल निकाल लेंगे, करेक्ट? अब अगर उल्टा रहता, पार्टिकल देते, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, उल्टा काम करते, अगर पार्टिकल देते और मास पूछते तब क्या करते? तो सर पार्टिकल देते और मास पूछते तो हम लोग पार्टिकल से मोल पे आते, तो पार्टिकल से मोल पे आने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? सर वेरी गुड। अब फिर यहां से यहां तक आने के लिए क्या करते? वेरी गुड कि सर यहाँ पे तो आपने सिखा ही दिया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट? एटम निकालने के लिए मास बाय एटॉमिक वेट, राइट? देन वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से फार्मूला डेवलप कर लेंगे, मास इक्वल टू व्हाट? एन इंटू एटॉमिक वेट, इज इट करेक्ट? ये फार्मूला दे दिए थे, दूसरा फार्मूला है या इसी का है अल्टरनेट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब बोलते ही नहीं हैं, हाँ ना बोलिए, हाँ या ना? आप लोग का एकदम बिगिनिंग है, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। तो अब समझ में आ गया, एक ब्रिज तो तैयार कर दिए। कहाँ से कहाँ तक? मास से पार्टी एटम पे जाने के लिए सर मोल पे आएंगे, मोल से यहाँ जाएंगे, वापस आने का अगेन मोल पे आएंगे, यहाँ जाएंगे। 2 मिनट इस फार्मूला को कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, समझ में आ गया है? हाँ नोट, बिल्कुल नोट कीजिए, आप ही के लिए है। बोर्ड पे जो भी लिखते हैं सब लिखना है,
जो नहीं लिखना रहेगा मैं बोल दूंगा, इसको मत लिखिए। हटाई से यहाँ तक हो गया ना। नेक्स्ट, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, राइट। कितना होता है देखिए तो, भेजे है ना, 23 होगा, राइट, मोटा मोटी 23 ग्राम। एक किसका है, दिस इज द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, राइट, 23 ग्राम, करेक्ट ना। अब अगर आपसे कोई पूछेगा यहाँ से ए बन गया, करेक्ट, सोडियम से सोडियम प्लस, सोडियम से सोडियम प्लस, तो अब तो ये एटम न रह के आयन हो गया, तो इसका मोलर मास कितना था, एटॉमिक वेट था 23 ग्राम, जब सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में था। जब सोडियम आयन के फॉर्म में है तब इसका क्या रहेगा, आयनिक वेट या एटॉमिक वेट, जो भी बोलिए। तो स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री, यस फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के आने जाने से उसका एटॉमिक वेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट उसको इग्नोर करेंगे, राइट। दैट्स वाई अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम है तो इसका भी ग्राम एटॉमिक मास कितना रहेगा, 23 ग्राम ही रहेगा। इज इट करेक्ट। कोई पूछे ऐसा क्यों, तो क्या बोलना है, हम लोग एटम के मास के लिए इलेक्ट्रॉन को काउंट में नहीं लेते थे, तो वो चला गया या आ गया उससे बहुत ज़्यादा फर्क हम लोग के एटलीस्ट इस चैप्टर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं पड़ेगा तो बाद में देखा जाएगा, बट यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज इट करेक्ट। यस सर। और अगर कहीं कहीं पे मैं ग्राम एटॉमिक मास लिखा और उसी को कहीं पे एटॉमिक वेट, तो आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं या दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसको हटाया जाए तो अब समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन बनाइए, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस। क्या निकालना है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस, राइट। आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं, एक बार ट्राई कीजिए तो। ठीक है, हाँ तो एक बार आप जो निकाले हैं मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद मिला लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, क्या नंबर ऑफ मोल
ऑफ Na+ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ Na+? सर निकल जाएगा। कितना? मास बाय एटॉमिक वेट, राइट? मास कितना है? 69 ग्राम, और एटॉमिक वेट कितना था? 23 ग्राम ना। कितना मोल आया? 3 मोल, राइट? तो क्या मोल निकल गया, तो नंबर ऑफ आयंस निकल जाएगा, नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोडियम प्लस कितना से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट? तो सर 3 × Na कर दीजिए, राइट? यहाँ तक आप में से जितने भी 60 स्टूडेंट पार्टिसिपेट में है, क्या किसी को प्रॉब्लम? ये मोल को मैंने Na से क्यों मल्टीप्लाई किया? तो सर मोल को पार्टिकल में निकालने के लिए Na से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा सिखाया गया, राइट? और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोडियम प्लस निकाल लेंगे तो फिर से एक बार यूनिटरी मेथड, 1 सोडियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 ना, एक तो चला गया, अभी भी 11 ही बचा रहेगा। तो अब क्या लिखेंगे? सिंस 1 Na+ कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया ना। देन आपके पास कितना है? टोटल नंबर ऑफ आयंस n है। देन n में कितना रहेगा? सर 10 × n, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सर 10 × n का वैल्यू है 3Na, इज इट करेक्ट? 30Na। और बाद में तो सर ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन रहेगा, कभी कभी Na के टर्म में ही आंसर देता है, और कभी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर Na के टर्म में आंसर है तो बी आर लकी, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो क्या यहाँ पे पुट नहीं कर देंगे आप लोग? 6.023 × 10⁻23। तो वेरी फ्रैंकली ये प्रॉब्लम टफ है। बस यहाँ पे थोड़ा डाउट रहता कि सोडियम और सोडियम प्लस का एटॉमिक वेट सेम ले या डिफरेंट ले, तो आज के बाद डिफरेंट लेंगे या सेम लेंगे? सर फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से, राइट? करेक्ट ना? चलिए यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा। ओके, एक और प्रॉब्लम बनाइए। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 20 × 10⁻24। टोटल ऑक्सीजन एटम मैंने कितना दिया? देन फाइंड आउट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अब उल्टा कर दिया हूं, पार्टिकल देकर मास पूछ रहा हूं, राइट? पार्टिकल दिए हैं, बट पार्टिकल में ऑक्सीजन का एटम मॉलिक्यूल दिए हैं या एटम बोले हैं? अब जो बोलेंगे उसी को मीन भी करेंगे, राइट? तो देखिए, तो पार्टिकल से मास पे आने के लिए ब्रिज क्या काम कौन कर रहा था? तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू n/n लिख सकते हैं,
करेक्ट। और n कितना है, कैलकुलेशन सबसे लास्ट में कर लेंगे। 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या निकल गया सर? ये तो निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। किसका? मॉलिक्यूल का या एटम का? एटम का। इसका मतलब मोल पे तो पहुंच गए। अब मोल्स, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, एक फार्मूला ये भी तो था, मास बाई एटॉमिक वेट, राइट। बट बहुत लोग को नहीं आता है फार्मूला अप्लाई करना। यहाँ देखना है भाई, यहाँ पे अगर मोल लिखे हैं एटम का तो यहाँ पे एटॉमिक वेट लेंगे। मोल अगर एटम का तो मास बाई क्या फार्मूला में रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट? जो निकाले हैं उसी का तो करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू मास बाई एटॉमिक वेट। तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिक वेट। मोल तो आपके सामने है, हाउ मच, 20। किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो लेटर सपोज मत कीजिएगा कि बाद में समझ में आ जाएगा, मुझे रोकना है। तो 6.023 इंटू 10⁻23। ये किसके बदले मैंने लिख दिया सर? ये आपने मोल के बदले लिख दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना? 16 ग्राम, राइट। दिस इज द आंसर। इसका मतलब एक क्वेश्चन उल्टा हो गया। एटम देख के मास पूछ दिया। पहले के क्वेश्चन में क्या था, मास देख के एटम पूछ रहे थे, राइट। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी रहेगा मतलब एक अब देखिए यहाँ के बाद केमिस्ट्री खत्म ना। यहाँ के बाद तो आपका 8th क्लास का मैथमेटिक्स हो गया, उससे भी 6th क्लास का एक कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये 2 काम तो हम लोग कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक का सर? 2 काम हो जाएगा। कौन कौन सा? मास से एटम निकालना और एटम से मास निकालना, और बीच बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी निकाल लेंगे। चलिए सारे स्टूडेंट इसको हटाएं। चलिए अब जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम? वेरी गुड, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब बहुत ध्यान से सुनना है। मास नंबर मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम? सर इट इज मास नंबर, राइट। मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम, इज इट करेक्ट? और मोटा मोटी मास ऑफ प्रोटॉन एटलीस्ट इस केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 AMU, राइट। वेरी गुड। ये बताइए मास नंबर फ्रैक्शन में रहेगा? ऐसा कहीं पे सुना है कि 10.5 प्रोटॉन है? भाई प्रोटॉन जब भी रहेगा तो 10 रहेगा, 5 रहेगा, 20 रहेगा, फ्रैक्शन में तो नहीं रहेगा। और न्यूट्रॉन भी जब भी रहेगा तो क्या किस में रहेगा? इंटीग्रल वैल्यू में रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, राइट। मतलब जो भी रहेगा इंटीग्रल वैल्यू। तो सर आपने जो बोला कि मास नंबर, तो लेट अस सपोज किसी एटम का मास नंबर ऑफ गिवन एटम या गिवन एलिमेंट इक्वल टू ए, करेक्ट। यहां देखना है तो ए जो ए है वो फ्रैक्शनल में रहेगा या ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। सर फ्रैक्शन में नहीं लेना है, करेक्ट। जैसे नंबर ऑफ मैन, तो नंबर ऑफ मैन के लिए बोल सकते हैं कि 10.2 मैन। बड़ा अजीब सा लगेगा बोलने में, राइट। नहीं सर ऐसे बोल सकते हैं, 2 बड़ा आदमी या 1 छोटा सा बच्चा, नॉट लाइक दैट, उसको मैन में ही काउंट करेंगे। तो जब भी रहेगा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू रहेगा, राइट।
और वन, यहाँ देखिएगा, वन पार्टिकल चाहे न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो इसका मतलब ए इक्वल टू पी प्लस एन ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ देखिए, तो अब मुझे निकालना है, आप लोग ही अब बोल रहे हैं कि सर मास नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ वन एटम, राइट? तो मास ऑफ वन एटम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू वन एएमयू। बोलिए मैंने क्यों लिखा है ऐसा, वन एएमयू? सर प्रोटॉन का मास तो वन एएमयू ही लेंगे, राइट? तो मास ऑफ वन एटम, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अगर जोड़ दें तो वही मास ऑफ एटम निकल जाएगा। जैसा बोलेंगे वैसा ही तो सोचेंगे। क्या बोले? कोई बात नहीं है। ये वाला पार्ट समझ में आया, मास नंबर का डिफिनेशन? क्या बोलिए, मुझे समझाइए। मास बोले हैं, नंबर नहीं बोले हैं। मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल, और उसके बाद मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट? फिर नेक्स्ट क्या बोले कि इसका नाम मास नंबर ही क्यों पड़ा, तो सर डिफिनेशन में था कि मास ऑफ द, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम, तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भाई जो बोलेंगे वही सोचेंगे और वही करेंगे। बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, मैच करेगा या मिसमैच हो जाएगा? तो वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि मास ऑफ द एटम के लिए रिस्पॉन्सिबल है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर किसी एटम में जितना प्रोटॉन है जितना न्यूट्रॉन है उन सारे का अगर मास को ऐड कर दिया जाए तो वही तो मास ऑफ एटम होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वह वो करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने क्या किया, मास ऑफ वन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास कितना, वन एमयू, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या वन एमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रोटॉन का मास निकल जाएगा। अब प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी अगर वन एमयू से मल्टीप्लाई कर दें अप्रोक्सीमेटली, तो दिस प्लस दिस इन न्यूट्रॉन ऑफ प्रोटॉन, इट इज नॉट कंपलसरी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर ऑलवेज सेम रहेगा, बट दिस प्लस दिस कर दें तो इक्वल टू व्हाट सर, इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, राइट? दोनों में कॉमन बात क्या सर, दोनों में कॉमन है एएमयू, उसको बाहर निकालिए, राइट? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और बाहर में क्या निकल गया स्टूडेंट, सर एएमयू, राइट? और स्टूडेंट इस ब्रैकेट के अंदर जो है वही तो मास नंबर है। ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या है, बोलिए भाई, थोड़ा बोलना पड़ेगा। आंसर देने के टाइम पे मेरे बारे में मत सोचना है कि हाँ सर डिस्टर्ब हो जाएंगे। आंसर देने के टाइम पे मैं बहुत अच्छा फील करूंगा अगर आप आंसर देते हो। तो इस ब्रैकेट के बदले क्या ए लिख सकते हैं, करेक्ट? इसका मतलब मास ऑफ द वन एटम इक्वल टू एएमयू, वेयर ए इज व्हाट, मास नंबर, राइट? लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि हम लोग क्या बोले हैं, मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, राइट? जब भी रहेगा इंटीग्रल वैल्यू रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, यहाँ देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट किसी भी एटम का, किसी भी वन एटम का मास इन टर्म्स ऑफ मास नंबर ए, इन टर्म्स ऑफ एएमयू, ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू इनटू एएमयू होना चाहिए। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ऑलवेज क्या होना चाहिए था, वन एटम का मास इंटीग्रल वैल्यू इनटू एएमयू होना चाहिए था, राइट? इंटीग्रल क्यों? क्योंकि सर मास नंबर तो इंटीग्रल ही रहेगा।
बट देखिएगा जो आपको आरसी मुखर्जी का फ़ोटो खींच के भेजे हैं उसमें क्लोरीन का देखिएगा तो 35.5 है, देखिए तो है। एक बार सब लोग देख लीजिए क्लोरीन का वहाँ पे 35.5 है या नहीं है, या कैल्शियम का ही आप लोग बोले हैं 40.18, राइट। इसका मतलब है कि यस, तो एक इंफॉर्मेशन मास ऑफ, यहाँ पे सब लोग देखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 35.5 AMU हो है, राइट। तो सर हम लोग जो सोचे थे वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, राइट। सोच के कुछ और चल रहे थे, हो कुछ और गया, इज इट करेक्ट। जो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश किए उसके अकॉर्डिंग मास ऑफ 1 एटम का वैल्यू होना चाहिए मास नंबर इंटू AMU, और मास नंबर तो ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू, राइट। तो AMU को छोड़कर वैल्यू जो मिलता है वो इंटीग्रल, बट सर डेटा में तो जो दिया हुआ है वो 35.5 इंटू AMU दिया हुआ है। तो एक्चुअल में इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो स्टूडेंट जो डेटा में दिया हुआ है वो एक्चुअली एवरेज वैल्यू दिया रहता है। किसका दिया रहता है? किसका एवरेज? क्लोरीन जो है वो क्लोरीन का आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है, राइट। क्या एग्जिस्ट करता है? आइसोटोप। तो आइसोटोप जहां पे किसी भी एलिमेंट का जब आइसोटोप एग्जिस्ट होगा तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग किसी वन ऑफ द आइसोटोप का एटॉमिक वेट लेंगे या दोनों का एवरेज लेंगे। तो एवरेज जब लेना स्टार्ट करेंगे तब तो फ्रैक्शन में आ सकता है। इसका मतलब है कि आज के बाद किसी भी 1 एटम का डेटा में अगर फ्रैक्शन में रहता है, फ्रैक्शन इंटू AMU, इसका डैम श्योर उसका आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तभी एवरेज निकालने के टाइम पे फ्रैक्शन में हुआ होगा। समझे मेरे बात को? एकदम बिल्कुल एक बार समझा सकते हैं। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट ऑलवेज इंटीग्रल होना चाहिए था, राइट। बट क्लोरीन का डेटा में 35.5 है, ये वैल्यू इंटीग्रल तो नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू? फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए बट फ्रैक्शनल है, इसका क्या रीजन है, राइट। उसी का मैं फार्मूला देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, फार्मूला ड्राइव करूँगा। इज इट करेक्ट? तो एक्चुअल में हुआ ये होगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, समझिए बातों को, ठीक है। एग्जाम्पल से एक एलिमेंट है जिसका नाम है X, और सेम एलिमेंट, देखिए एलिमेंट सेम है ना, एलिमेंट मैंने सेम रखा, इसका एटॉमिक नंबर Z, इसका भी एटॉमिक नंबर Z, दोनों का मास नंबर मैंने डिफरेंट कर दिया, एक का मास नंबर A1 और दूसरे का मास नंबर A2। तो दोनों आपस में क्या हो गया स्टूडेंट? आइसोटोप हो गया। और तब इसका अगर 1 एटम का मास पूछेंगे, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, तब तो आप बोलेंगे सर A1 इंटू AMU कर दीजिए, राइट। और इसका मास ऑफ 1 एटम पूछेंगे, A2 इंटू AMU कर दीजिए, राइट। बट भाई डेटा में जब हम लोग को डेटा कलेक्ट करना रहेगा, जो अर्थ में जो एविडेंस है, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें तो हम लोग को ना ही A1 AMU लिखना है ना ही A2 AMU, इन दोनों का एवरेज लिखना पड़ेगा, करेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। समझे मेरी बात को? तो मान लेते हैं कि नेचर में इसका 20% एग्जिस्ट करता है, कितना? और इसका 80% एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। तब हम लोग यहाँ पे जो निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, वो ना ही इसका लेंगे और ना ही इसका लेंगे, इन दोनों का एवरेज लेंगे, करेक्ट। ऐसे जो सैम्पल है वो क्या है? एवरेज का। तो सर एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज ऐसे निकालेंगे, इसका कितना परसेंट है? 20%। तो लिखेंगे 20 इंटू A1, राइट। इसका कितना परसेंट है? 80 इंटू वाट? A2। और टोटल कितना लिए? 100 ना?
परसेंटेज तो 100 में ही निकलता है, डिवाइडेड बाय 100। तो अब जो वैल्यू आएगा वही इसका क्या रहेगा, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। एग्जैक्ट या एवरेज, दिस इज द एवरेज ऑफ दिस एंड दिस, राइट। कितना हो जाएगा एवरेज, तो सर A1 प्लस 4A2, राइट, और डिवाइडेड बाई 5, यही रहेगा ना। तो अब समझ में आ गया कि जो फ्रैक्शन किस वजह से आता होगा। अगर नेचर में आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या ए म्यू के पहले फ्रैक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करता या ऑलवेज इंटीग्रल रहता। यस, इसका मतलब फ्रैक्शन आने का मतलब है कि ड्यू टू आइसोटोप ऐसा कमाल हो जाता है, नहीं। चलिए यहाँ तक लिखिए, तो उसके बाद मैं इसका फार्मूला देता हूँ रेडीमेड। डायरेक्ट फार्मूला देते तो आपको फील नहीं आता कि बस प्रॉब्लम तो बन जाता, लेकिन अंदर का बात नहीं पता चलता। अभी थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो अब समझ में आ गया कि फ्रैक्शनल क्यों एग्जिस्ट करता है, राइट। इसको हटाएं स्टूडेंट। हाँ, तो हम लोग को तो मेन फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करना है, प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिकल के लिए भी करेंगे। जिसकी जो भी चीज़ आप देखिए, जो भी चीज़ आप इतना सोचिए कि ऐसे मानिए केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक कुकिंग किचन, राइट। देखिए आप चिकन ही बना रहे हैं मान लेते हैं, तो एकदम बढ़िया तरीके का चिकन बनाने के लिए बहुत आराम से सोचना पड़ेगा। हाफ़ के जी चिकन में हाफ़ के जी चिकन में कम से कम तो 300 ग्राम प्याज रखना पड़ेगा, और प्याज को एकदम बिल्कुल फ्राई बहुत तरीके से करना पड़ेगा जब तक क्या उसका कलर बिल्कुल किस कलर का, रेड से थोड़ा पहले वाला। और उसमें लहसुन डालना पड़ेगा, आदि अदरक डालना पड़ेगा, उसको फ्राई करना पड़ेगा, मसाला बढ़िया से भुजना पड़ेगा, फिर जाके चिकन डालकर, मतलब प्रॉपर एक तरीका है, राइट। मतलब इट इज़ काइंड ऑफ कुकिंग कि कितना में कितना डालना है। तो यहाँ देखिए, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, पर सम ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू रिलेटिव एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाई 100। देख तो सही है, सबका इंडिविजुअल रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट, और उसका परसेंटेज इनटू दिस का सम, समझ रहे हैं ना। किसी का समेशन, यस, और डिवाइडेड बाई, क्योंकि परसेंटेज लिख रहे हैं तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, आपके पास तो क्लास असाइनमेंट होगा ही, सब लोग क्लास असाइनमेंट पे आ जाइए। क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, बिल्कुल सेंड कर दूंगा। अभी चाहिए, बट जो भी सेंड करते हैं उसको आप कहीं पे सेव करके रखिएगा।
मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को मिल गया? सारे स्टूडेंट को क्लोरीन का क्वेश्चन है। आंसर देखिए तो कितना आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे फास्ट। स्टूडेंट मैंने ग्रुप में फिर से मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट भेज दिया हूँ, एक बार चेक कर लीजिए। जस्ट जा रहा है। चला गया होगा, देख लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, बाकी लोग का आवाज़ सुनाई पड़ रहा है? कभी कभी मैं मूव करता हूं तो फोकस चेंज होता होगा, वो कैमरा फोकस चेंज करता है। चलिए, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, राइट? एक्सरसाइज 1 का अब समझ में आ गया कि क्लोरीन का 35.5 में क्यों बोल रहा था। क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स विथ एटॉमिक मास 35 एंड 37 इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसका मतलब 35 वाला कितना है? 75%। और 37 वाला कितना परसेंट है? रेशियो से परसेंटेज निकाल लेंगे ना। यस, तो रिलेटिव एवरेज वैल्यू क्या रहेगा सर? एवरेज वैल्यू रहेगा 30% कितना? 75 इंटू 35 अब प्लस 25 इंटू 37, इज इट करेक्ट? और डिवाइड बाई 100 सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 35.5 आएगा मोटा मोटी, राइट? तो अब तो बिल्कुल पक्का प्रूफ हो गया कि क्लोरीन का 35.5 क्यों लिखा हुआ है डेटा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। सब लोग को समझ में आ गया जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं? तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन फास्ट होना पड़ेगा, इतना लाहे लाहे कैलकुलेशन हो तो काम चलेगा? समझने के टाइम पे स्लो, बट कैलकुलेशन के टाइम पे फास्ट। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। दिस इज द आंसर। किनका आंसर था ये? ये है क्लास असाइनमेंट एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। बोरॉन occurs in nature in form of 2 isotope having atomic mass 10 and 11. What are the percentage of abundance of 2 isotope in a sample of boron
हैविंग एवरेज एटॉमिक मास इज 10.8। मान लेते हैं B10 का परसेंटेज x मान लेते हैं, तो B11 का क्या रहेगा सर 100 माइनस एक्स, इज इट करेक्ट? परसेंटेज रहेगा तो सब मिलाकर 100 ही रहेगा, ऐसे तो मान सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए कोई भी सोल्यूशन हो तो कम से कम वेरिएबल लें। तो एवरेज का वैल्यू कितना था, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास का, तो सर एक काम करना पड़ेगा ना, x इंटू 10 करना पड़ेगा, अब प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 11 करना पड़ेगा और डिवाइड बाई 100, राइट। और इसका वैल्यू तो दिया हुआ है कितना 10.8, इज इट करेक्ट? तो सर 10x अब प्लस कितना हो जाएगा 1100 और माइनस 11x और डिवाइड बाई 100। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, व्हाट द वैल्यू ऑफ x 20 और एक 20% किसका था B10 का ना, तो 100 माइनस एक्स मतलब 80% किसका रहेगा B11 का, यही तो आंसर रहेगा। ये बहुत टफ क्वेश्चन है। तो चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लिए, वेरी गुड। 88 तो नहीं रहेगा, फिर से एक बार सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है, कार्बन occurs nature in form of C12 and C13. The average atomic mass of this one is this. What is the percentage of C12 in nature? नहीं C12 का ही निकालना है, सिर्फ दूसरे का नहीं निकालना है। तो क्या हम लोग मान सकते हैं C12 का x मान लेते हैं, तो C13 है, C13 का कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, राइट, परसेंटेज। तो भाई 12.011 इक्वल टू डायरेक्ट लिखें 12x प्लस 13 इंटू 100 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 100। किसी को प्रॉब्लम, यहाँ से x का वैल्यू मोटा मोटी 99 के आसपास आएगा। सॉल्व करके देखे तो 98.9। यस, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर पूछ रहे हैं स्टूडेंट तो ये तो जस्ट कंपेरिजन है ना, तो उसमें बिना यूनिट का लिख दीजिए। लेकिन आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो जो लिखिए वो सामने वाला को समझ में आना चाहिए आप बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास लिखे तो बिना यूनिट का लिखेंगे, लेकिन नहीं सर मुझे मास ऑफ 1 एटम बताना है, तो भाई मास ऑफ 1 एटम बताना है तो क्लोरीन के लिए देख लीजिए, क्लोरीन का 35.5 और 35.5 AMU या 35.5 ग्राम, क्या तीनों का मतलब सेम है या अलग अलग मीन करता है? एक इसका मतलब इट इज जस्ट ए कंपेरिजन, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव राइट। इसका मतलब 1 क्लोरीन एटम का मास, राइट, और इसका मतलब 1 मोल क्लोरीन एटम का मास। तो सर एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हैं तो लिख दीजिएगा 35.5 इज RAM रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर लिखा कुछ और लिखना चाहते हैं, नहीं शायद एग्जामिनर जो कॉपी चेक करना गलत कर दे। मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम 35.5 AMU, और भी कॉन्फिडेंस साथ मास ग्राम एटॉमिक मास 35.5 ग्राम, सारा बात लिख के आ जाइए। हाँ देखिए एक्चुअल में खुद वहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ है, तो इट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ही था, ठीक है। बट अगर रिलेटिव RAM निकालते हैं
तो नहीं लगता कि ये बताइए, आप लोग खुद ही बोलिए, अगर मैं कैल्शियम के लिए डेटा में आपको ये दे दिया 40, तो नहीं था कि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दिया, 40 दे दिए, इसमें 40 ml लगा दीजिए, अब 40 ग्राम लगा दीजिए, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा यहाँ से काम नहीं हो जाएगा। इसलिए आप उसके पीछे नहीं भागेंगे कि सर यूनिट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो तब तक हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास मानेंगे, ए में लगा देंगे, 1 एटम का मास मानेंगे, ग्राम लगा दिए, ग्राम एटॉमिक मास मानेंगे, राइट। चलिए स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 2 का 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सबके सामने तो है ना, क्या ए, क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ फॉलोइंग सैंपल 100 एटम्स ऑफ कार्बन, किसका 100 एटम्स ऑफ कार्बन का मास निकालना है, राइट। कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप में से, वेरी गुड, ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। 1 एटम और कार्बन के सामने देखिए तो 12 लिखा हुआ होगा, राइट, मोटा मोटी 1 एटम ऑफ, जो आरसीएम के पीछे डेटा दिया रहेगा उसी का मोटा मोटी यूज करेंगे। 1 एटम ऑफ कार्बन हैविंग मास कितना लिखे हैं सब लोग, नहीं 12 AMU लिखेंगे। 1 एटम का मास, एटॉमिक मास बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो 12 लिखेंगे या 12 AMU, 12 में AMU लगा देंगे तो 1 एटम का मास देगा, राइट। पिछले क्लास में इस बात को 10 बार बोले थे कि AMU लगा देंगे तो ये 1 एटम का मास मिलेगा। तो ये न्यूट्री मेथड, 1 एटम का मास 12 AMU, तो 100 एटम का मास कितना होगा, 100 इंटू 12 AMU, इज इट करेक्ट, वेरी गुड, 1200 AMU। और AMU का वैल्यू आपको नहीं पता है, 1/Na, चूँकि आंसर रहेगा ग्राम में, ठीक है, तो बाद में आंसर किस में रहेगा, ग्राम में, तो 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। अब मैं तो 1/Na का भी वैल्यू रट गया हूँ, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। यही था ना स्टूडेंट, या कुछ और था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 था। चलिए, यहाँ के बाद का सफ़र आप तय कर लीजिएगा, -24 होगा मोस्ट लाइकली, हाँ। वन एटम ऑफ कार्बन, और आप ये बताइए 1 रुपया और 1 करोड़ रुपया में क्या डिफरेंस है, वेरी गुड। तो 1 एटम, ये तो आप ही आंसर दे दिए, और Na एटम में क्या डिफरेंस है, 1 एटम है, Na एटम है, राइट। तो आप एक्चुअली आंसर क्वेश्चन पूछ रहे थे या खुद बता रहे थे, आपने ही आंसर दिया, मैंने आंसर नहीं दिया। 1 एटम मतलब 1 एटम, Na एटम मतलब 1 मोल एटम, राइट। चलिए, यहाँ के बाद कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सर अगर एग्ज़ाम में ये वाला भूल गए तो और कोई तरीका, तो भाई बिल्कुल तरीका है, हम लोग एक सेकेंड तरीका भी तो पढ़ के रखे हैं, पार्टिकल को मास में कन्वर्ट करने का, राइट। टोटल नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है ना, कितना 100, करेक्ट। तो क्या यहाँ से मोल निकाल लेंगे सर, N/Na, हाँ ना बोलते रहिए, ये हाँ ना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका।
सर 100/Na, ये क्या मिल गया, मोल ना। अब मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते जरा बताइए तो सर मास इक्वल टू n इंटू एटॉमिक वेट लिख दीजिए, राइट। और n कितना 100/Na, और एटॉमिक वेट कार्बन का 12 ग्राम ना, एटॉमिक वेट लिखेंगे तो ग्राम में लिखेंगे, राइट, 12 ग्राम, राइट। अगर ध्यान से देखेंगे सब लोग तो नहीं लगता कि सर बात तो वही हो गया। ये देखिए और ये देखिए, अलग है या सेम है? तो सेम तो होना ही पड़ेगा, मेथड अलग हो सकता है, आंसर से डिफरेंट थोड़े होगा, करेक्ट। तो इस मेथड से चलना है तो इस मेथड से चलिए, अगर एटम का 1 एटम का मास पता है तो, और नहीं तो ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए। तो सर स्कूल में कौन सा बनाए? दोनों बना दीजिए, जो भी आपको अच्छा याद पड़ता है, या कोई एक जो उस टाइम याद आ जाए। समझ में आ गया एवरीवन? ओके, तो एक काम कीजिए, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी बनाइए। सिक्सटीन नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। दिया भाई, दिया हुआ क्या है वो तो देख लें। यस, एक्सरसाइज 2 का 1 का बी में दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल, राइट, मोल ऑफ, किसका मोल दिया हुआ स्टूडेंट, पूरा बात बोलिए तो। सल्फर एटम का दिया हुआ है, नहीं मोल ऑफ एटम। तो सर इतना स्ट्रेस करके आप बोलते रहते हैं तो भाई बोलना पड़ता है कि कुछ सल्फर S8 में भी एग्जिस्ट करता है, S32 में भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये सब मॉलिक्यूल के फॉर्म में, राइट। तो जिसका बात करेंगे उसी का बात करेंगे ना। तो दिया हुआ नंबर ऑफ मोल किसका, सल्फर मॉलिक्यूल का या सल्फर एटम का? सर सल्फर एटम का, राइट। हाउ मच, हाफ। और नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इक्वल टू, क्या फार्मूला क्या पढ़ाए थे, मास बाय मोल है एटम का, तो लिखेंगे एटॉमिक वेट, राइट। मोल को मास में कन्वर्ट करने का फार्मूला, तो क्या यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मास इक्वल टू कितना, n इंटू एटॉमिक वेट। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है, 32 ग्राम है, देखिए तो सर आरसी में तो मोटा मोटी 32 लीजिए, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा। हाफ इंटू 32 ग्राम, करेक्ट, तो 16 ग्राम। अब आरसीएम का लास्ट में देखिएगा तो उसमें बिना यूनिट का दिया हुआ है, तो उसमें अगर एटॉमिक वेट मतलब मोलर मास लिख रहे हैं तो उसमें ग्राम लगा लीजिएगा, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर तो 16 ग्राम होना चाहिए। सब कुछ समझ में आया? क्या बोले? तो भाई फार्मूला तो यूनिटरी मेथड से ही आया है ना, ओरिजिनल तो यूनिटरी मेथड ही है, राइट। तो यूनिटरी मेथड से करें या करें, अलग बात या सेम बात, आप कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। हाँ, मास नहीं, एमयू तो 1 एटम का होता है ना मास। और क्वेश्चन में मास दिया, फाइंड आउट द मास ऑफ दिस सैंपल, तो उसका ग्राम में, मास निकालने के लिए ग्राम में, राइट। जैसे 100 एटम ऑफ कार्बन का, तो देखते हैं लास्ट में मैंने ग्राम एमयू को भी ग्राम में कन्वर्ट किया। तो अगर फाइंड आउट द वेट ऑफ दिस सैंपल, तो उसको कोशिश करना है कि अगर एमयू में भी वैल्यू है तो एमयू को वैल्यू ग्राम में पुट कर दें। एमयू में भी छोड़ सकते हैं, बट अगर ग्राम में पुट करेंगे तो मार्क्स तो डिडक्ट नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले आप लोग इस डाउट को क्लियर कर लीजिए कि एमयू के अंदर ग्राम छुपा हुआ है, राइट। 1 एमयू इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1/Na ग्राम, राइट। अब बार बार 1/Na ग्राम 1/Na ग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए ऐसा करते हैं। बट अगर मोल दिया हुआ है तो मोल से मास निकालने के क्या इस फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं।
तो सर मैं यूनिटरी मेथड से बनाऊंगा, तो भाई यूनिटरी मेथड और ये फार्मूला अलग है या यूनिटरी मेथड से ही फार्मूला आपको पता है, उसी मेथड से बनाए हैं। चलिए अब 1 का C, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग अब देखिए कितना बढ़िया 1 का C का क्वेश्चन है। 90% स्टूडेंट 8 ग्राम एटम, 90% छोड़िए, मैं अपना ही बात बताता हूँ, दूसरे का क्या बोलें। मैं जब तैयारी करना स्टार्ट किया था तो मुझे 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे लगता था अच्छा मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 8 ग्राम, यही समझ में आता था। ग्राम एटम का मतलब ही भूल गया था, पता ही नहीं था भाई। ग्राम एटम, 8 ग्राम एटम, मतलब मुझे लगता था ओके मास ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम। वो दूसरी बात है कि हम लोग इस बात को 20 बार बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम अलग बात या सेम बात? सेम बात। तो ये जो ग्राम के बाद एटम रहेगा, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब है सर, इसका मतलब हम लोग समझ गए, ये दिया हुआ 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम एक ही बात है, बस एक ही चीज़ का दो नाम, राइट। तो इसमें से कितने लोग इस बात को पकड़ लिए थे, या किसी के एकदम ऑनेस्टली ऐसा तो नहीं है किसी का आंसर दिमाग में आ रहा था शायद इट इज़ द 8 ग्राम? बात में ठीक हो गया। तो ग्राम के बाद एक्चुअली होगा कि हम लोग एटम को भूल जाते हैं, तो ग्राम के बाद एटम आ गया तो कमाल कर देगा। कमाल क्या होगा? वो मोल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो सर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है, अच्छा नहीं लगने से भी काम चलेगा, लेकिन इसको याद रखिए कि ग्राम एटम मतलब मोल ऑफ एटम, राइट। नहीं कभी कभी होता है ना कि एकदम हार्ट, कोई चीज़ को हार्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं कि ऐसा कैसे है, ठीक नहीं लग रहा है, बट समटाइम्स एक्सेप्ट करना पड़ता है, राइट। एकदम फर्स्ट डे कहीं पे जाइएगा, अननोन जगह पे, किसी को नहीं जानते हैं, सब कुछ अनजाना है, लेकिन बार बार जगह को देखते देखते लगता नहीं लगता अपना टाइप लगने लगता है। फर्स्ट टाइम मैं आया था बिहार से गुवाहाटी, सब कुछ अनजान था, लगा कैसे यहाँ पे रहेंगे, 4 साल रहना है आईआईटी में। बाद में जब वहाँ से जाना स्टार्ट किए तो रोना आता था, मतलब ये जगह छोड़ने का मन नहीं करता था। देखिए ऐसा इतना मन लगा कि यहाँ पे ही रह गए। अब वो है कि आप उस चीज़ को कितना हार्डली एक्सेप्ट करना सीखते हैं। तो सबको समझ में आ गया है? 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा? 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूँ, एटम बोल रहा हूँ, राइट। तो फिर से यहाँ पे फार्मूला n इक्वल टू व्हाट, मास बाई, n किसका है सर? n है एटम का, तो यहाँ मास बाई एटॉमिक वेट लिखेंगे, राइट। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? n इंटू 16 ग्राम, राइट। और n का वैल्यू कितना? 8 इंटू 16 ग्राम, और 16 इंटू 8 कितना होता है? 128 ग्राम। वेरी गुड वेरी गुड। इसी बात पे 1 का D बनाइए, सॉरी 1 का D, $875 ग्राम, 25 AMU क्लोरीन, राइट। तो सर 1/n है ना? ओह, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। मिस्टेक, छोटा मिस्टेक को मिस्टेक बोलते हैं, और बड़ा मिस्टेक को यस। ये तो भाई दिया हुआ था 25 AMU को मास में सिर्फ बता दीजिए, तो इसका मतलब आपसे पूछना चाह रहे थे कि AMU को वैल्यू जानते हैं नहीं जानते हैं? तो सब लोग जानते हैं, राइट। ऐसे आप लोग कमाल क्या किए वो बताइए तो? 25 इंटू 35 तो नहीं कर दिए, या 35.5 किए क्या हैं? 25 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम ऑफ क्लोरीन, दिस इज द आंसर, राइट। हो गया ना? एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। चलिए 1 का E बनेगा, बनाइए।
क्लास असाइनमेंट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका एक एक क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे, होगा। नहीं, क्लास असाइनमेंट इज प्योरली द पार्ट ऑफ रेगुलर क्लास नोट्स, ओके, वो होम असाइनमेंट में, ठीक है। क्योंकि क्लास असाइनमेंट में क्यों बोल रहा हूँ प्योरली द पार्ट ऑफ आपका क्लास नोट्स, बिकॉज कभी भी मोल कॉन्सेप्ट अगर रिवीजन करने के लिए, मान लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट कंडक्ट कर दिया, तो मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाना है, सब कुछ बोल दिया जाएगा पेरेंट के ग्रुप में, और आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि मेरा नया प्रोजेक्ट क्या है, क्या सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई फिनिश मोल कॉन्सेप्ट, तो प्रोजेक्ट रहेगा मोल कॉन्सेप्ट का होम असाइनमेंट, आरसी मुखर्जी का ए चैप्टर शॉर्ट नोट्स, सब कुछ आपको बनाकर पीडीएफ भेजना है कैटलिस्ट में, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। बट क्लास असाइनमेंट का सारा प्रॉब्लम रेगुलर क्लास नोट्स में रहेगा। बजाय रिवीजन करना स्टार्ट किए तो रिवीजन में सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाइएगा तो समझ में आएगा, या साथ में हर थ्योरी पे जो प्रॉब्लम कर रहे हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। यस, कैसे वेक्टर में कर रहे हैं, थ्योरी थोड़ा प्रॉब्लम, राइट। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्या होगा। तो 1.5 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मास चाहिए। एक तरीका तो यह है कि सर एटम दिया हुआ है तो मोल निकाल लेंगे, राइट। एक काम ये भी कर सकते हैं कि सर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू एन बाई एन लिख सकते हैं, कैलकुलेशन बाद में एन बाई एन, और एन निकल गया तो एन के लिए लिख सकते हैं मास बाई एटॉमिक वेट, और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 14 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मास इक्वल टू एन इंटू 14 ग्राम, राइट। और एन का वैल्यू क्या यहाँ से उठाकर यहाँ पे डाल देंगे, एन बाई एन ए इंटू 14 ग्राम, कैलकुलेशन हो जाएगा। ए पता है। अब उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे तो बात एक ही रहेगा, यूनिटरी मेथड, सर 1 नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU, तो इतना एटम नाइट्रोजन का मास 10 इंटू 14 AMU, तो बात तो एक ही है ना। जैसे भी आपको बनाना है बना लीजिए। हाँ, देखिए मोटा मोटी जितना आरसीएम रटने से नहीं हो पाएगा। रटने का मतलब है कि कुछ ऐसा काम करना कि मतलब अगर आपको बोल दे कि एक काम कीजिए, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल रटना स्टार्ट करते हैं, तो रटने से नहीं देखिए, कोई अगर आपको बोल दें कि एक काम कीजिए डिक्शनरी रट जाइए, ये पागलपन है ना। इंग्लिश सीखने का मतलब डिक्शनरी रटना थोड़े होता है भाई। इंग्लिश बोलने का मतलब डिक्शनरी रटा हुआ रहेगा तभी इंग्लिश बोल पाएंगे। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इसके लिए बस हार्डली 200-300 वर्ड चाहिए, राइट। उसी को तो यूज करते हैं, बाकी जगह इज इन दी से काम चल जाता है, शुड वुड कुड। तो एक्चुअल में नहीं, सच में बता रहा हूँ, मतलब मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम था। एक्चुअली मैं प्योर हिंदी मीडियम का था, आईआईटी में मतलब क्वेश्चन ही पूछना है, बाद में समझ में आया नहीं हिंदी में भी पूछ सकते थे, बट वहाँ प्रेजेंटेशन देना है तो इंग्लिश में बोलना है। अब हम लोग हिंदी मीडियम वाला का बड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करना है, धीरे धीरे करके काम चलाने पर बोलते बोलते हो गया, अब समस्या नहीं है। अब थोड़ा गलत भी रहता था, काम चल जाता है भाई। आज के डेट में तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई के बाद बिल लगाएं या सेल लगाएं, काम चल जाता है, राइट। हाँ मतलब नहीं, उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट रहना पड़ेगा, मतलब आई बिल, मतलब उसमें थोड़ा प्रेस है कि हाँ एक काम मैं करूँगा ही करूँगा, राइट। थोड़ा वो उतना ग्रामेटिकली समझ में आता है। देखिए बोलने नहीं आता था, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ग्रामेटिकली वीक था। ऑब्वियसली ग्रामर पढ़े थे 10th क्लास में, बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़े थे।
चलिए, आप ग्रामर में तो मैं तीनों पढ़ा था, हिंदी व्याकरण, राइट, संस्कृत सहचर, इंग्लिश ग्रामर, तीनों, बालका बालको बालका, यहाँ तक पूरा एक लाइन से लास्ट तक। जहाँ जिस क्लास में जब हैं उस क्लास के लिए ऑनेस्टली सारा काम करना है, तब आपके अंदर टैलेंट है। एनीवे, मैं अपना हिस्ट्री बताते रहूँगा तो आपका छूट जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए बनाइए। वेरी गुड सर, एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप सॉल्व करवा चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में क्या है, हाउ मेनी ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। तो ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का मतलब नंबर ऑफ मोल पूछ रहा हूँ, राइट। एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 का ये बन जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब सर नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, राइट। और नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम मास से मोल में कन्वर्ट करना है, तो सर मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए। इज इट करेक्ट। अब मास कितना हुआ था, दिया था 100 ग्राम, और कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है 40 ग्राम ना, कितना हो जाएगा 2.5 मोल, राइट। और 2.5 मोल किसका, एटम का, राइट। यहाँ पे एटम नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा। हाँ बोलिए स्टूडेंट, हो गया ना। हाँ बोलिए, नहीं किसी स्टूडेंट का डाउट है, बोलिए तो बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। एनीवन जिनका कोई डाउट है, मैं रुका हुआ हूँ, बोले किनका डाउट है। सबका हो गया। निबिर, आयुष कुमार, समझ में आ रहा है। आकांक्षा भारद्वाज, कहीं पे कोई डाउट रहने से पूछना है। अभिनव बर्मन, ठीक है, ठीक। आस्था कश्यप, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो 2 का बी बनाइए। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट मंडे से पहले इसका प्रिंट आउट सबके पास रहना चाहिए, ठीक है, फास्ट होने के लिए। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो मास को एटम में कन्वर्ट करना है, तो ब्रिज का काम कौन करेगा, मोल, राइट। सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। 4.6 को कितना से डिवाइड करें, 23 से। कितना हो जाएगा बोलिए तो, 0.2, 0.02 या 0.2, 0.2। अब मोल को हम लोग एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, n इंटू एन कर दीजिए, राइट। 0.2 इंटू, इस टाइप का क्वेश्चन आपका यूनिट टेस्ट में आएगा तो बनेगा। यहाँ के बाद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, हाँ नहीं डिफरेंस, 6.022 लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा। नो वन गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स, ओके। इसमें 6.023 और 6 एक्चुअली राउंडिंग किया गया है, 6.022 के बाद कुछ 8 रहा होगा, दैट्स वाई मैं लिखता हूँ 6.023, बट देयर इज नो एनी बिग इशू। आप 0.23 लिखिए या 6.022 लिखिए, एक ही बात रहेगा, ठीक है। कहीं पे भी अगर ऐसा है जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला इस बात से, तो वहाँ पे मैं प्रॉपर रुककर मेंशन खुद करूँगा, बट अगर लिख रहा हूँ तो मतलब काम चलने लायक है, ठीक है। जैसे कैसे आपने बोला कैल्शियम का सर 40.18, मैंने क्या बोला 40 ले लीजिए, काम चल जाएगा, राइट। तो सर यहाँ तो आप काम चला रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम में क्या करेंगे, तो इंट्रेंस एग्जाम में दे आर वेरी वाइज पीपल,
खास करके IIT नीट जो भी JEE का, वो लोग जितना भी आपको क्वेश्चन पेपर में डेटा रिक्वायर्ड होगा, होता ना पेपर दिए और डेटा चाहिए राइट, वो सारे डेटा का वैल्यू वहाँ पे दे देंगे और जो देंगे वो उन्हीं का वैल्यू लीजिएगा, मेरा वैल्यू नहीं है। किनका वैल्यू? कैल्शियम का उन्होंने अगर 40 दिया तो क्या बोलिएगा 40.18 RCM में तो 40.18 लेंगे, नहीं 40 के रेस्पेक्ट में ही वो उनका आंसर मैच करेगा, करेक्ट ना? हो जाता, लेकिन जानबूझ के क्यों मिस्टेक करेंगे? मैं दे रहा हूँ कुछ और डेटा और आप कुछ और यूज़ कीजिएगा। जो डेटा क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा हो जाएगा, लेकिन जो मैं वही बात सिखाऊंगा ना जो होना चाहिए। चलिए एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर नहीं, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वन एटम का मास दिया हुआ है राइट, तो क्या यहां से हम लोग एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं, मतलब ग्राम एटॉमिक मास? तो देखिए एटॉमिक वेट का मतलब ग्राम एटॉमिक मास मतलब मोलर मास राइट। अब मोलर मास कितने एटम का मास? सर Na एटम का मास राइट। तो एक एटम का मास दिया हुआ है, उसमें Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास मिल जाएगा राइट। तो एक एटम का मास, वन एटम का मास दिया हुआ है 6.644 इंटू 10⁻⁻23, इज इट करेक्ट? तो भाई 6.023 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.644 इंटू 10⁻⁻23 प्लस था ना, सॉरी ये तो प्लस था, एक कैंसिल हो गया। दिस इंटू दिस की जगह पे मोटा मोटी ऑलमोस्ट 40 आया होगा राइट। देखिए थोड़ा मल्टीप्लाई करके क्या अप्रोक्सीमेटली 40 ही आता है। तो एटॉमिक वेट आपको पता चल गया 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या था, मास बाय मोलर मास राइट। बट नीचे में ग्राम में ले रहे हैं तो ऊपर का वैल्यू भी ग्राम में लेना पड़ेगा। कितना दिया हुआ है केजी में, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना मोल, 1000 मोल। देखिए तो स्टूडेंट समझ में आया है आप लोग को मैंने क्या किया? हाँ, तो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था वन एटम का मास। पढ़िए तो क्वेश्चन, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। सबसे पहले मेरा रिक्वायरमेंट क्या हुआ, देखिए सबसे पहले मेरा रिक्वायरमेंट हुआ कि मोल निकालने के लिए मास बाय एटॉमिक वेट चाहिए था राइट। एग्री? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं बढ़ाऊँ होगा ना सर, आपने पहले वो क्यों किया? तो मोल निकालने के लिए मास बाय एटॉमिक वेट, मास तो पता है 40 kg, 40 kg को क्या ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे? तो सर एटॉमिक वेट आप मुझे बता दीजिएगा तो मेरा मोल निकल जाएगा, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट था राइट। एटॉमिक वेट कितने एटम का वेट होता है, कितने एटम का मास होता है? एन एटम का। एटॉमिक वेट मतलब ग्राम एटॉमिक मास राइट। ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ, इज इट वन एटम या इट इज द वन मोल ऑफ एटम? तो वन एटम का ऑलरेडी दिया हुआ था, तो वन एटम का मास दिया हुआ है, तो Na एटम का मास निकाल लेंगे। एक कलम का दाम 10 रुपया, तो 20 कलम का दाम नहीं निकल जाएगा? तो वन एटम का मास ए था, इसमें अगर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना एटम का मास मिल जाएगा? N एटम का मास मिल जाएगा। और Na एटम का मास को ही तो बोलते हैं मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट।
देखिए एटॉमिक वेट को ही हम लोग क्या लिख रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास, और उसी का तीसरा नाम क्या बोल रहे हैं, मोलर मास, राइट। एंड मोलर मास इज द मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल एटम, नॉट 1 एटम, 1 मोल एटम। तो लेकिन इंफॉर्मेशन में क्या दिया होता है 1 एटम का, तो मुझे 1 एटम का मास चाहिए था या 1 मोल एटम का चाहिए था, तो 1 एटम के हेल्प से 1 मोल का निकल जाएगा। कैसे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो दिस इंटू दिस, मैंने इसके बाद कुछ नहीं किया, मैंने इसके बाद Na का वैल्यू पुट कर दिया, Na का वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे 40 ग्राम आएगा, राइट। अब ये जो था वही तो एटॉमिक वेट था, राइट। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। और किसी को डाउट? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, फिर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, फिर पढ़ेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट, एंड सो ऑन। आज के लिए इतना ही। हाँ बोलिए 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 बोलिए।